नमस्कार, आप देख रहे हैं यान टीवी। मैं स्नेहिल झा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। जैसा कि हम जानते हैं 25 मई को दिल्ली में लोकसभा इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जो कि 7 सीटों पर लड़ी जाएंगी। अगर पिछला आंकड़ा देखा जाए तो सातों की सातों सीटों पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। इस बार देखना यह है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनती है या भाजपा की सरकार बनती है। मोदी सरकार का एक नारा इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जो कि अब की बार 400 पार है। इसको लेकर के उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, उन्होंने यह सवाल किया है जनता से कि इस बार अगर 400 पार चली जाती है मोदी सरकार की वोटिंग, तो हमारे देश में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आइए हम जुड़ेंगे अपने युवा साथियों से और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं अगर 400 पार चली जाती है मोदी सरकार की वोटिंग। तो वरुण, जैसा कि इस बार मोदी सरकार ये कह रही है कि अब की बार 400 पार, अगर 400 पार कर जाती है मोदी सरकार की वोटिंग, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जी, जैसा कि 400 पार एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और अगर इतनी सीट्स आपके पास पार्लियामेंट में होंगी तो आप बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकते हो या फिर आप नए लॉज एनेक्ट कर सकते हैं। इस मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बहुत सारे किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब मेजॉरिटी है तो अपोज चाहे करें ना करें, फिर जो 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है आप वो आराम से लेके आप बिल पास करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डर है कि अगर बीजेपी ने 400 पार कर लिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर सकती है। बहुत फंडामेंटल चेंजेस तो नहीं कर पाएगी, वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट भी बीच में दखल अंदाजी कर सकता है, बट बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो बीजेपी कर सकती है कि नए लॉज ले आना या फिर जिससे उनको फ़ायदा हो। तो आप कह रहे हैं कि नए लॉज जिससे उनको फायदा हो, या हो सकता है वो जनता के फायदे के लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करें। जी, देखिए, जनता के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में उनके जितने वादे थे उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा असफल रहे, वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए। जैसे कि एक सबसे बड़ा और बेसिक था कि अ, 2 करोड़ रोज़गार हर साल मिलेंगे। 2 करोड़ क्या, 20 लाख भी आप दिखा दीजिए, ऑन स्टैट्स ऑन पेपर आप दिखा दीजिए कहाँ मिले हैं, किसको मिले हैं। क्योंकि जनता परेशान है, रोज़गार नहीं मिल रहा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएँ इनके में हुई हैं। जैसे कि इनके कार्यकाल से पहले 2014 से पहले जैसे आप गैस का प्राइस ले लीजिए, वो 400 रुपये था और तब इनके नेता बोलते थे कि 400 इतना ज़्यादा, और आज वो 900 हो चुका है। 1100 पे गया था, 1100 से फिर कम हो के अब 900 हुआ है। और पेट्रोल का प्राइस जहाँ 40 से 50 रुपये लीटर होता था, ज़्यादा 60 रुपये लीटर होता था, आज 100-110 रुपये लीटर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजों को देखते हुए भी दिल्ली की सरकार भाजपा को वोट करेगी या फिर इंडिया अलायंस के लिए वो जाएंगे। जी, जैसे कि दिल्ली की जनता है, अगर पिछली बार के स्टार्ट देखें लोकसभा के, तो दिल्ली की जनता ने भाजपा को सपोर्ट किया था। पर एक दोहराए वाली बात तो ये भी है कि बीजेपी ने अपने सारे कैंडिडेट चेंज करे हैं सिवाय मनोज तिवारी के। क्या उन्हें अपने कैंडिडेट्स में घोल मिला है कोई, या फिर क्या हुआ ऐसा कि उन्हें सब कुछ चेंज करना पड़ा कि एक ही वापस रखा उन्होंने? ठीक है वरुण, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। अब हम जुड़ेंगे रितु के साथ और जानेंगे। रितु, जैसा कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से दो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं मनोज तिवारी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं आपके कन्हैया कुमार, तो आपको क्या लगता है कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से इस बार किसकी सरकार बन सकती है। अ, जैसे कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी ही जीतेंगे सातों की सातों सीट से। और देखना ये मतलब बहुत ही रोमांचक होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार इनमें कंपटीशन है। देखा जाए अपोजिशन पार्टी है, दोनों यही चाहेंगे कि हम ही जीते, लेकिन इस बार देखने को मिल सकता है कि कन्हैया कुमार जीते। जैसा कि दिल्ली के में 7 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, सातों कंस्टिट्यूएंसी पे 6 जगह पे भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स बदले, पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एकमात्र ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ पे जो पिछले बार भी वहाँ के रह चुके हैं एमपी मनोज तिवारी, उनको ही रखा गया। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा को उन पे इतना भरोसा है कि इस बार भी भाजपा के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वही सीट लाएंगे। जी, ये तो साफ ही दिख रहा है जनता को कि उनके ऊपर कितना भरोसा है, क्योंकि उन्होंने 6 की 6 जगह पे बदला लेकिन वहाँ पे नहीं बदली। तो ये जनता को भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है कि उनको कितना भरोसा है उनके ऊपर, तो हो सकता है कि वो जीत जाए इस बार। धन्यवाद रितु, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम जुड़ेंगे आनंद के साथ और जानेंगे क्या है उनके थॉट्स। तो आनंद, जैसा कि कन्हैया कुमार ने लोगों से ये सवाल किया है कि अगर इस बार 400 पार चली जाती है बीजेपी की वोटिंग, तो देश में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, तो आपको क्या लगता है देखिए, क्या जैसे होगा। कि आप बता रहे हैं 400 पार, हम करें 500 पार, तो 500 पार हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये बीजेपी की हताशा को दर्शाता है कि हम 400 पार, कहीं कोई 400 पार नहीं होना। 300 सीट लाने में बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ रही है, आप 400 पार की बातें कर रही हैं। 400 पार कहीं नहीं आने वाली है। और रही बात संविधान की, तो संविधान के मूल ढांचे को आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। और जो थोड़े बहुत बदलाव की आप बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा
वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह के और भी बिल ला सकते हैं। बाकी संविधान के मूल ढांचे को बिल्कुल भी आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। ठीक है ये बात जो आपने कही, जैसा कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों आपस में इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार मनोज तिवारी आ पाएंगे? देखिए, मनोज तिवारी की जो स्थिति बहुत खराब है पूर्वी दिल्ली में, क्योंकि 10 साल से उन्होंने कोई काम नहीं किया। जनता से जाके लोगों से पूछिए कि 10 साल जनता के बीच में आए, उन्होंने कुछ काम किया है? कोई काम नहीं किया। इसलिए कन्हैया कुमार की दावेदारी बहुत मजबूत है। अगर दिल्ली की बात करें, 7 सीटें हैं, 7 में से मनोज तिवारी को छोड़कर 6 की 6 सीटों में बदलाव कर दिया गया। क्यों बदलाव कर दिया? इसका मतलब है कि आपके सांसदों ने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए बदलाव कर दिया है। और उसकी बात चांदनी चौक की बात करते हैं। चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वो केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद 2 बार से लगातार सांसद है चांदनी चौक के, उसके बाद भी उनका टिकट काट दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, यानी कि 6 की 6 जो सीटें बीजेपी प्रत्याशी बदल दिए, कोई काम हुआ ही नहीं है। सिर्फ मैं मनोज तिवारी आपको को छोड़ बीच के। में रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि 7 सीटों में से 6 की 6 सीटों पर बदल दिया गया है, जो भी एमपीज थे बीजेपी के, कि वो काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को ऐसा डर था कि वो वहां नहीं जीत पाएंगे, पर मनोज तिवारी जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से अभी भी एमपी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं हटाएगा? इसका मतलब वो अगर काम कर रहे हैं, बीजेपी को उन पर इतना भरोसा है कि वो जीतेंगे वहां से। देखिए, मनोज तिवारी की बात करें, अगर आप जमीनी स्तर पे जाएंगे, एक एक आदमी से बात करेंगे, लोगों से अगर जनता की राय जानेंगे, कोई भी उनको वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार एक मजबूत दावेदार उनके सामने इस वक्त। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने आनंद। अब हम जुड़ेंगे वंशिका के साथ और जानेंगे क्या है हालात। आपको क्या लगता है वंशिका, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो 2 कैंडिडेट इंडिया अलायंस से कन्हैया कुमार हैं और बीजेपी से मनोज तिवारी, तो इस बार किसकी सरकार आएगी? जी, जैसे कि आनंद ने कहा कि कन्हैया कुमार इस बार एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में जो है वो सामने आएंगे, और मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार की जीत हो सकती है इस बार। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस बार जो 10 साल से, पिछले 10 साल से मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली के एमपी हैं, इस बार उनके वहां पे पलड़ा भारी नहीं है? जी नहीं, क्योंकि उन्होंने जैसे कि आपको बताया अभी कि जो बीजेपी ने उन्होंने अपनी 6 सीट्स पे से अपने एमपीज हटा दिए हैं और 1 सीट पर बस मनोज तिवारी को रखा है। हो सकता है क्योंकि वो एक फेमस चेहरा है, तो वो उस फेम की वजह से उनको थोड़े सीट्स वगैरह मिलने में लगे उन लोगों को कि चांसेस हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता फेमस फेस देखकर वोट नहीं देती है, वो काम देखकर वोट देती है। तो और जो कि मनोज तिवारी ने बिल्कुल भी नहीं करा है वहाँ पर, तो कन्हैया कुमार इस बार यहाँ आ सकते हैं। ठीक है वंशिका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम जुड़ेंगे दीपक के साथ और जानेंगे। दीपक, इस बार जो मोदी सरकार का नारा है अब की बार 400 पार, इसको लेकर अगर 400 पार कर जाती है भाजपा की सरकार, तो आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्या ही चेंजेस करेंगे, पहले से संविधान हमारा ठीक है। और दूसरी बात, चेंजेस छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, कोई बड़ा चेंजेस तो नहीं कर सकते। संविधान के साथ छेड़छाड़ तो कोई भी नहीं कर सकता। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से 2 कैंडिडेट्स जो कि लड़ रहे हैं, जो कि भाजपा से मनोज तिवारी हैं और इंडिया अलायंस से कन्हैया कुमार है। 6 सीटों के लिए भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स बदल दिए हैं एमपी के, पर उत्तरी पूर्वी दिल्ली से अभी भी मनोज तिवारी लड़े। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए क्या वो वहाँ पे फिर से सरकार बना पाएंगे? सरकार बन जाएगी। चेहरा चेंज करने का मतलब ये नहीं कि सरकार की छवि खराब हो गई है। चेहरा चेंज करने का मतलब है कि सबको मौका मिलना चाहिए, तो वो एक ये भी है। और रही बात मनोज तिवारी की, मनोज तिवारी ने काम भी करा है, लोगों के साथ जुड़े भी हैं, लोगों के साथ रहे भी हैं। और मनोज तिवारी भोजपुरी अब बिहार का एक बहुत बड़ा चेहरा भी है, जो लोगों ने पसंद भी करते हैं, इसीलिए वो खड़े भी हैं और जीत भी जाएंगे, क्योंकि बीजेपी काम भी कर रही है। क्योंकि झाड़ू की अगर बात करें तो पहले झाड़ू फिर दारू, क्योंकि दारू घोटाले में केजरीवाल से लेकर बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए। एक दारू के साथ दूसरी दारू फ्री मिल रही थी दिल्ली में, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लोगों ने बैठ के काम नहीं करा है, सिर्फ दारू भी है। क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो है रोजगार। अगर आपके पास रोजगार होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब चाहे केजरीवाल है, बसें फ्री कर रहा है, तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। रोजगार तो भाजपा सरकार ने भी ये वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर वो देने में असफल रही है। असफल तो हर सरकार रहती है, क्योंकि अगर इतनी आबादी के साथ आपको खेलना पड़ेगा, 144 करोड़ की आबादी है, तो ऐसा नहीं है ना कि 2 लोग हैं, 2 लोगों को रोजगार दे दो, आजा भाई काम कर ले, ऐसा नहीं होता ना, सबके लिए करना पड़ेगा। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि वो स्टार्टअप्स लगाएं, सेटअप्स करें, ताकि लोगों को रोजगार मिले। उनका ध्यान इन पर है ही नहीं कि वो रोजगार लाएं। नहीं, लोग रोजगार मिल भी रहा है, काम भी कर रहे हैं, लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी लग रही है, प्राइवेट भी कर रहे हैं, लोग अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं नया। ठीक है दीपक, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। जैसा कि हमने अपने युवा साथियों से बात की और उन्होंने बताया कि अगर इस बार मोदी सरकार 400 पार चली भी जाती है तो कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि मुझे लगता है देश के हित के लिए ही होंगे।
ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यान टीवी। धन्यवाद।